नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश गोविंदराव और मैं आज आप सभी को एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गरीबी, घरेलू हिंसा के चलते परेशान थी। एक ऐसी महिला जिसके साथ गैर बराबरी जैसा सलूक किया गया। सब परेशानियों के बाद उस महिला ने आत्महत्या की भी कोशिश की, मगर उसकी जान बच जाती है। लेकिन अगर वही महिला आगे चलकर करोड़ों डॉलर की मालकिन बन जाए, वही महिला आगे चलकर एक कंपनी की सीईओ बन जाए, तो ये बातें सिर्फ हम सभी को कल्पना मात्र ही लग सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह कहानी भारत की एक ऐसी महिला की है जो आगे चलकर इन सभी परेशानियों को झेलते हुए भी करोड़ों डॉलर की मालकिन बनती है। मैं जिस महिला की बात कर रहा हूँ उसका नाम कल्पना सरोज है। कल्पना सरोज की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। ये उतार चढ़ाव ठीक उसी तरह से थे जैसे कि हम फिल्मों में नाटकीय रूप से देखते आ रहे हैं। कल्पना सरोज के जीवन में कई ऐसे मोड़ आए और दिक्कतें आई जिसकी वजह से कल्पना ने अपने जीवन को समाप्त करने का भी सोच लिया था। कल्पना के जीवन में कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन इसके बावजूद कल्पना अपने आप को साबित करने के लिए कसर कोई भी नहीं छोड़ी थी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अकोला के एक छोटे से गांव रोपड़खेड़ा में जन्मी एक बच्ची की जिसका नाम कल्पना सरोज है। उस लड़की की जिंदगी भी ठीक वैसी ही थी जैसे भारत के अन्य परिवारों के लड़कियों की उस जमाने में हुआ करती थी। कल्पना को स्कूल के समय कई दबंग लोगों का भी सामना करना पड़ता था। कल्पना की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में कर दी जाती है और उनकी शादी उनसे 10 साल बड़े लड़के से की गई थी। आप सोच सकते हैं कि 12 साल की लड़की की शादी अगर 10 साल उससे बड़े लड़के से की जाए तो उसकी मानसिक और शारीरिक परिस्थिति क्या हो सकती है। साफ शब्दों में कहें तो कल्पना सरोज बाल विवाह का शिकार हो गई थी। भारत जैसे देश में आज भी दूर दराज इलाकों में एक ऐसी मानसिकता देखने को मिलती हैं जहाँ के लोग लड़कियों के लिए ये बोलते आपको दिख जाएंगे कि लड़कियों का जन्म घर में चूल्हा चौका करने के लिए ही हुआ है। इन सभी बातों का पाला कल्पना सरोज का भी पड़ा था, लेकिन कल्पना ने इन सभी बातों को गलत साबित कर समाज में लड़कियों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण स्थापित करती है। शादी के बाद कल्पना भी अन्य महिलाओं की तरह अपने घर के काम काज में व्यस्त रहती हैं, जैसा कि अमूमन घरों में देखा जाता है। कल्पना सरोज शादी के बाद अपनी परिवार के साथ मुंबई आ जाती हैं और उन्हें बड़ा झटका तब लगता है जब कल्पना सरोज को स्लम में रहना पड़ता है। लेकिन कल्पना के जीवन में सिर्फ एक ऐसी ये पहली छोटी या बड़ी घटना नहीं थी जिसको वो सहन कर लेती। कल्पना के जीवन में इन समस्याओं के अलावा भी कई सारी समस्याएं थी, जैसे कि उनके जेठ और जेठानी भी हर दिन कल्पना के साथ मारपीट किया करते थे। कल्पना बताती हैं कि उनके साथ हर दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा दिया जाता था जिससे वो हर दिन गुजर रही थी। इन सभी समस्याओं को झेलते झेलते कल्पना के अंदर भी बाकी लड़कियों की तरह हिम्मत टूट जाती है और शायद देश की कोई भी लड़की अगर इस तरह की परेशानियों को झेलती तो वो भी शायद टूट जाती। कल्पना सरोज के ऊपर शारीरिक और मानसिक यातनाओं को इतना बढ़ा दिया गया कि उनके शरीर का रूप, रंग, ढांचा सब कुछ बदल गया था। इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। शादी के 6 महीने के बाद उनके पापा उनसे मिलने आते हैं तो वो खुद भी अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाते हैं। पिता अपनी बेटी की इस हालत को देखकर कल्पना सरोज को अपने घर वापस लेकर चले जाते हैं और कल्पना से कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को दोबारा आरंभ कर दो। मगर भारत जैसे देश में, हमारे समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में न रहकर मायके में रहने लगे, आस पड़ोस के रहने वाले लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ताना मारने लगते हैं। कल्पना सरोज भी ऐसी बहुत सी बातों का शिकार हो रही थी और सिर्फ कल्पना ही नहीं, उनके माता पिता को भी ताने
लोग मार रहे थे। इन सभी परेशानियों के बाद कल्पना बताती हैं कि उनके मन में एक ख्याल आता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए। कल्पना के मन में जब यह ख्याल आने लगा तो उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कीटनाशकों की 3 बोतल को पी लिया। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी चाची कल्पना के कमरे में आ जाती हैं और कल्पना की जान बचा ली जाती है। कल्पना की जान जब बचती है तो कल्पना ने बताया कि इस नई जिंदगी ने उन्हें जीने की नई चाहत पैदा कर दी और उन्होंने ठान लिया कि अब गांव के लोगों के टिप्पणियों और फब्बतियों का वह चुनौतियों का सामना करेंगी। कल्पना ने गांव के लोगों के द्वारा किए गए टिप्पणियों को एक चुनौती की तरह से स्वीकार किया। कल्पना सरोज की आगे की जिंदगी की पूरी कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। नमस्कार।